हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? चलो बच्चों, नालायक बच्चों, गुड मॉर्निंग आपका। एक्चुअली ऐसा है कि कल रात को ही हमें ये पता चल गया था कि सिस्टम में कोई फॉल्ट आने वाला है। आई मीन यूट्यूब से कुछ हमारा कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो आज मैं मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आके ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ था कि सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो इसीलिए वो डिले ना हो जाए। वैसे टेक्निकल टीम अभी भी काम कर रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा मुड़ा के कि अभी भी लोग काम कर जाएंगे। चीज़ें ठीक हो गई तो मैं वापस 8 बजे लाइव आ जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं आ पाता हूँ तो ये जो वीडियो मैं अभी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह के अभी 5 बज रहे हैं शायद, ये जितना भी टाइम हो जाए, जो भी हो जाए, तो मैं आपको ये वाला वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक, चलो सर शुरू करते हैं, देखते हैं बेटा। अच्छा, अभी तक मैं आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ाता था, लेकिन ये भी स्टडी मटेरियल ही है। लेकिन मैंने आप लोग को जैसा बोला हुआ था कि मैं अपनी बुक पे भी काम कर रहा हूँ, बुक धीरे धीरे बन रही है और बहुत जल्दी बुक भी बन जाएगी। तो ये जो बुक है ये उसी का ही, आई मीन उसी के कुछ शीट है इस चैप्टर के, जो मैं आपके लिए लेके आऊँ। है बिल्कुल स्टडी मटेरियल ही बेटा, स्टडी मटेरियल का ही अप्रोच मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद भी पेपर दिया हुआ है। बाकी टॉपर्स का भी मैंने आपको कई बार वीडियोस वगैरह भी दिखाया, बताया भी है कि स्टडी मटेरियल से ही आपके एग्जाम में आता है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग है बेटा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ये दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए है, एग्जाम ओरिएंटेड शीट है बेटा। सब्जेक्ट है पेपर 1 अकाउंट्स का। और आज हम लोग क्या करने वाले थे? हम लोग करने वाले थे बच्चे चैप्टर 7 यूनिट 2। कौन सा था? फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। डन, चलो सर समझते हैं। अभी मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसे समझना, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग कर चुके थे, आई मीन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कर चुके थे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसको क्या करना होता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग वाले को अपने पास 3 की जगह 4 चीजें बनानी होती थी। सर वो 3 चीजें कौन सी थी? अरे देखो, ये 3 चीजें तो हर कोई बना रहा था ना बेटा। एक बना रहा था ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ जी सर, एक बनाता था ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनाना होता था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी सर। तीसरा, दूसरा बनाना होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरे में बेटा एक स्टेटमेंट बनानी होती थी जिसका नाम था बैलेंस शीट। यस सर, वेरी गुड बेटा। अगर आपको इतना पता है तो समझो काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अभी जो हमें एक और चीज बनानी है वो इससे पहले बनानी है, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर आपको आज ये सिखा दूं तो आपको तो ये तीनों आता ही है, हाँ जी सर आता है। बस हल्का सा इसमें चेंज आएगा बेटा, हल्का सा। वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज आया। चलो सर देखते हैं, आ जाओ सर बेटा। इस शीट में देखना बेटा, ये शीट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन उस बच्चे को अवेलेबल कराऊंगा जो पूरा वीडियो मेरा ये देखेगा, उसको ये शीट में अवेलेबल कराऊंगा बेटा। ठीक, चलो सर सबसे पहले देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक बात है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सर यहाँ आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आता है नेट प्रॉफिट। सवाल है क्या मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा ही होगा? यस, मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा ही होगा। अभी भी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। तो फिर सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम किस लिए बना रहे हैं? देखो, while manufacturing account shows cost of goods sold। ओ तरीके, एक मिनट सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करने के लिए मैंने 11th क्लास में और अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको सीए फाउंडेशन में भी फॉर्मूला दिया था। बट इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, अभी फॉर्मूला नहीं चलेगा, अभी आप एक अकाउंट बनाओ विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, वैसे भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते ही हैं, याद है नहीं याद है? बेटा इसका क्या फॉर्मूला बताया था? इसका फॉर्मूला बताया था ओपनिंग स्टॉक। ये शीट बेटा मैं उस बच्चे को अवेलेबल कराऊंगा जो पूरा वीडियो देखेगा। स्टॉक अकाउंट प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला। चलो सर आगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑल्सो डील्स विथ द रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अभी दूसरी बात नोट करने वाली है। पहला इसने क्या बोला कि मैं क्या लूंगा? रॉ मटेरियल। और दूसरा क्या लूंगा? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ये अभी भी फिनिश्ड गुड को कंसिडर नहीं करता। वेरी गुड। वाइल द ट्रेडिंग अकाउंट वुड डील विथ फिनिश्ड गुड्स ओनली। समझ आ गया सर? अभी अभी पक्का पक्का समझ में आ गया सर। ये बना है किस लिए? ये बना है रॉ मटेरियल प्लस WIP के लिए। और ये किस लिए बना दोस्त? सर ये बना है फिनिश्ड गुड के लिए। डन सर, पक्का पक्का सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
तो अब एक चीज और समझना, यही कंफ्यूजिंग है। अगर आपने इसको जीत लिया, समझ लिया, तो समझो बात बन जाएगी। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को किस में क्लासिफाई किया, आई मीन इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या क्या है, मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस आप मेरे साथ इसको देखते रहना। पहला बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मान लेते हैं 1000 है, फिर उसके बाद आप उसमें ऐड करो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 1000। एक मिनट सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोला, उसके बाद आप कह रहे हो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वेजेस, एक्सपेंसेस कॉस्ट, एक मिनट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेज, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर तीनों में कोई डिफरेंस है? यस बेटा डिफरेंस है, तभी तो देखो यहाँ पे तीनों को अलग अलग लिया। अब दोबारा से एक बार, सर आपने सबसे पहले लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर उसमें तीन चीजें ऐड करी, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेज, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डन। उसके बाद उसमें एक चीज और ऐड कर दी, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम है, अभी पता चलेगा। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने आइटम ले लिए? 5, और इन पांचों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलो समझ में आया? सर ये याद करना? यस बेटा, याद भी नहीं करना, इसको बिल्कुल रट लेना है बेटा। चलो सर, ये वाला मुझे रट गया बेटा, ये इसमें अंडरलाइन की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने ये हटा दिया। डन सर, अब आगे देखते हैं सर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपने बचपन में सीखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है सर, तो मैंने यहाँ पे वो चीज बता दी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होनी चाहिए, हम ये ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, डन। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दो चीजों से डील करता है, पहला बोलो, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा WIP, डन। लेकिन ये उसके बाद अपने अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड भी करता है, ये उसके बाद अपने अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, ये तीन चीजें डायरेक्ट और ये एक चीज इनडायरेक्ट अपने अंदर इंक्लूड भी करता है। इसीलिए जब ये पहले पॉइंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलवा रहा है, उसने यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल लिया है, परचेज लिया है और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल लिया है। भूलना नहीं, मैं उसको यहां पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बेटा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं ये वाली शीट उस बच्चे के साथ शेयर करूंगा जो कंटिन्यू रहेगा बेटा वीडियो में। चलो सर, ये वाली बात समझ में आ गई। सर आपने उसके बाद ना यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ा, किस लिए? अरे बेटा देखो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेज, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेज, इसमें क्या आता है सर? इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजेस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेजेस आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मजदूर काम करता है, मजदूर क्या लेता है? वेजेस लेता है। वेजेस हमेशा हमेशा डायरेक्ट होता है बेटा, डन। चलो सर अगला था सर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बता दो आप। फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये वाला आपको याद करना है बेटा, ये वाला याद करना है, लेकिन याद करने से पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर कॉस्ट, ठीक है, अदर देन मटेरियल और वेजेस। ठीक बात है, क्योंकि मटेरियल कहाँ आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, और वेजेस कहाँ आ गया? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में। अच्छी बात है। विच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या सेलेबल सर्विस। अब आप सोचो अपने मन में कि वो कौन सा खर्चा है जो रॉ मटेरियल का भी नहीं है और वेजेस का भी नहीं है। अगर वो ऐसा खर्चा है तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। अब जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा? हाँ जी सर, पक्का पक्का दिमाग लग गया। अगर दिमाग लग गया तो अब आप ऐसे देखो, मैं जो गुड्स प्रोड्यूस करता हूं ना, वो गुड किसी और का फॉर्मूला है। उसने कहा कि आप मेरे गुड्स को जितनी बार भी बनाओगे आपको मुझे एक रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो सर देखो, वो जो रॉयल्टी का खर्चा है, वो जो रॉयल्टी का खर्चा है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया बेटा। बोलो समझ में आया? तो सर इसका मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया रॉयल्टी, डन। अगला, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड ऑन हायर। मैं किसी से मशीन हायर चार्जेस पे लेके आऊं, एक तो होता है मशीन खरीद लेना, उसके बाद मशीन पे बनाना। लेकिन अभी क्या है ना, मैं मशीन हायर पे लाया हूँ, किराए पे लाया हूँ, और उसने कहा कि आप मेरी मशीन जितनी बार चलाओगे आपको उसका
हर बार का हाई चार्जेस पे करना पड़ेगा, या आप जितने दिन रखोगे, तो इसलिए मशीन चल रही है, ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आपको ये जो मैंने 3 बातें बताई, कौन कौन सी बात मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये समझ में आए, इसीलिए मैं आपके लिए एक इलिस्ट्रेशन भी लेके आया हूं बेटा, इलिस्ट्रेशन 1 बेटा। देखो जरा समझना है, इसको समझ जाओगे तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो 1 लाख यूनिट वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, ठीक है, 1 लाख यूनिट तुमने प्रोड्यूस करी है फैक्ट्री में बेटा, 1 लाख यूनिट तुमने प्रोड्यूस करी है फैक्ट्री में। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज 10, हर एक मटेरियल का कॉस्ट था पर मिनट का 10 रुपीज बेटा। एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट, लेबर बोले तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वाज 5। दैट पार्ट इट वाज अग्रीड टू पे रॉयल्टी। अब मैं उसको बोल रहा हूँ हर एक यूनिट के लिए मैं तुम्हें 3 रुपए की रॉयल्टी पे करूंगा टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाइड द टेक्नोलॉजी। डन भाई, सीधी सी बात है, मटेरियल जो है वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिला हुआ है मुझे, लेबर जो उसके ऊपर काम कर रही है, लेबर ने बोला हम हर एक यूनिट पे 5 रुपए लेंगे, और ये रॉयल्टी मुझे पे करनी पड़ रही है उस जापानीज कोलैबोरेटर को, जो कहता है कि आप अगर जितने भी यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे मेरा फॉर्मूला यूज करके, हर एक यूनिट पे आप मुझे पे करोगे कितना, 3 रुपए। अब क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट कर दो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेटा, मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो बेटा सोल्यूशन, बेटा सोल्यूशन देखना, मैं सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले सर ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ऐसे बस समझना, अभी मैं आपको कराऊंगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सर मैंने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना किया, सर 1 मिनट, आपने तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। देखो दिमाग लगाओगे तभी तो होगा बेटा, मैं जानता था ये वाली गलती होगी, मैं जानता था बेटा, लेकिन आप ऐसे सुनो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्होंने बोला कि आपके पास पहले से कोई यूनिट था या आपके पास कुछ यूनिट बच रहा है, कुछ नहीं बोला ना, तो बेटा फिर क्यों इतना दिमाग लगाना बेटा। चलो आओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया, आपके पास 1 लाख यूनिट थे और हर एक यूनिट कितने का, 10 रुपए का, तो बताओ कितना आया बेटा, 10 लाख। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या ऐड करना होता है, बोलो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। सर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितना था, हर एक यूनिट पे वो आपसे कितना मांग रहा है, वो 5 रुपए मांग रहा है, कितना आया बेटा ये, 5 लाख। वेरी गुड सर, ये भी समझ में आ गया, आएगा ही बेटा, पढ़ते कहाँ। अच्छा उसके बाद सर क्या दिया हुआ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर आपको कैसे पता कि एक्सपेंस है, अभी बोला था ना, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, कितना ले रहा है सर वो, 1 लाख यूनिट पे आपसे मांग रहा है 3 रुपए, तो ये आ गया 3 लाख। अब एक नालायक बच्चा मुझे बोलेगा मैसेज करके कि सर क्या मैं ये सब ऐड करके 10 + 5 + 3 ऐड करके सीधा एक साथ नहीं दिखा सकता था, नहीं दिखा सकता था दोस्त, नहीं दिखा सकता था। डन, चलो मैंने पहले ही आंसर दे दिया बेटा, ये आ गया 18 लाख। बोलो सर समझ आया, बहुत बढ़िया बेटा, समझ आया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखना है बेटा, ये वाली शीट क्लास के एंड में मैं उस बच्चे को अवेलेबल करा दूंगा जो पूरा वीडियो देख रहा होगा मेरे साथ। डन, चलो बच्चे अब आगे देखो। अब सर 1 मिनट, आपने अभी ऊपर बता दिया था क्या क्या, मैंने बेटा आपको बता दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये अभी आएगा बेटा। डन, ये भी आएगा। अब जरा उससे पहले देख लो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मतलब जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली नहीं लगा बट इनडायरेक्टली लगा, नहीं समझ में, अरे यार देखो, जो लेबर उस पर काम कर रही है वो तो डायरेक्ट है, जो मटेरियल उस पर यूज हो रहा है वो तो डायरेक्ट है, जो खर्चा उसकी वजह से पे करना पड़ रहा है डायरेक्ट है, लेकिन वो खर्चे जो उसको कराने के लिए करने पड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, मेरे साथ पढ़ोगे तो आएगा बेटा। आओ देखो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पहले तो इसके नाम देखो, एग्जाम में इसके ना बहुत सारे नाम है। इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, इसको वर्क ओवरहेड बोलते हैं। डन, अगला, overhead is defined as the total cost of indirect material, indirect wages and indirect expenses.
अच्छा, ओके। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली होते थे, जैसे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल। बोला ये सारे अगर इनडायरेक्टली है तो हो जाएगा, उन्होंने फॉर्मूला बना के दे दिया। बोला इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को आप ओवरहेड बोलते हो, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिला दोगे तो बन जाएगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर एक मिनट, अब अपना कंफ्यूजन कर रहे हो। कंफ्यूजन नहीं कर रहा। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है वो भी मैं लिख के लाया हूँ, इनडायरेक्ट वेजेस में क्या होता है वो भी लिख के लाया हूँ, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है वो भी लिख के लाया हूँ। सब तो लिख के ले आया, कहाँ है लड़ाई फिर? आओ सर, तो फिर दिखा दो अगर लिख के लाए हो तो। देखो अगर मैं लिख के लाया हूँ तो देखो बेटा, इट मीन्स मटीरियल विच कैन नॉट बी लिंक्ड। अच्छा, वो लिंक नहीं होता विद द यूनिट प्रोड्यूस। अभी तो बताया था ना, जो प्रोड्यूस है उससे हमारा कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट इनडायरेक्टली लिंक है। जैसे कि एग्जांपल में वो कौन सा मटेरियल है जो इनडायरेक्टली यूज होता है? देखो, स्टोर्स कंज्यूम्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क। जिस मशीन पे तुम काम कर रहे हो, जिस मशीन पे तुम काम कर रहे हो, वो मशीन अगर खराब हुई तो उसके लिए मैंने अलग से ऑयल, मोबिल ऑयल वगैरह ये सब रखा हुआ है। वो तुम्हारा गुड्स बनाने में हेल्प थोड़ी कर रहा है, वो तो तुम्हारे मशीन को ठीक रखने में हेल्प कर रहा है। तो क्या इसको तुम मटेरियल नहीं मानोगे? कहते नहीं मानेंगे। मैं कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट तो मान लो, अभी समझ में आया। स्मॉल टूल्स, फ्यूल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल। डन, समझ आया सर? पक्का पक्का समझ में आया। तो सर आप मुझे बता दो इनडायरेक्ट वेजेस में क्या आएगा बेटा? एक वो वेजेस, एक वो लेबर जो गुड्स बना रहा है। डन सर। लेकिन एक दूसरा लेबर भी होता है जो स्टैंड बाई पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? अरे अगर मशीन खराब होगी तो वो रिपेयर कर देगा, मतलब मशीन को बनाने वाला लेबर। वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क या होल्डिंग पे, होल्ड पे रखा हुआ कि भाई अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो तुमको हम काम करा लेंगे, लेकिन जितनी देर तुमको होल्ड करा वो अलग पैसा तुम हमसे ले लेना। चलो सर, बहुत बढ़िया, पक्का समझ में आया बेटा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी वही है, कैन नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। सर मुझे आप आंसर बता दो। देखो सर, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो बेटा, तुम मुझसे लड़ाई करोगे, आप कहोगे सर डेप्रीसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। आता है, लेकिन बेटा वो शोरूम का आता है बेटा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मशीन है, जिस मशीन को तुम यूज करते हो, जिस मशीन को तुम यूज कर रहे हो किसके लिए? अपनी फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हाई चार्जेस तुमने ऊपर ले लिया था ना, हाई चार्जेस आपने बोला था डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, क्योंकि मैं जितना मैन्युफैक्चर करूंगा उसका हाई चार्जेस मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मशीन आपने खरीद रखी है और मशीन खरीदने के बाद उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे, तो वो वाला डेप्रिसिएशन अब क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने पे हो रहा है तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालोगे, P&L में नहीं डालोगे। डायरेक्ट खर्चा नहीं मानोगे, डायरेक्ट मानोगे। अच्छा सर, मैन्युफैक्चरिंग सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेता है। डन। और इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट वाले को सपोर्ट करने वाले लेता है। चलो सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड एक्सेट्रा। डन सर, पक्का पक्का समझ में आया बेटा। मैंने ना आपको ये सारे टर्म्स समझा दिए, मैंने आपको ये सारे टर्म्स समझा दिए बेटा। डन। हाँ जी सर, आपने मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड समझा दिया, आपने मुझे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस समझा दिया। सर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का मतलब अरे वो जो डायरेक्टली पे हो रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बता दिए सर, बता दिए ना? हाँ बेटा, देखो ना, ये बता नहीं दिया था? लो इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा। जैसे रॉयल्टी, जैसे रॉयल्टी, जैसे हायर चार्जेस। सर वेजेस में तो डायरेक्ट वेजेस ही आता है बेटा। मैंने आपको इनडायरेक्ट वाला भी बता दिया। इनडायरेक्ट में कौन कौन सा है सर? इनडायरेक्ट में तीन चीज़ें आई बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट बोलो एक्सपेंसेस प्लस सर इनडायरेक्ट वेजेस बेटा। अब आप कहोगे इसके अंदर भी, इसके अंदर का भी मटेरियल बता चुका हूँ। अब सारी बातें बताने के बाद एक बात और देख लेना बेटा। कई बार क्या होता है, मैं जो अपना मेन गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, उस मेन गुड्स को प्रोड्यूस करने से डूरिंग या उसके बीच में ही एक नया प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। मैं बनाना नहीं चाह रहा बट वो बन गया। नहीं नहीं बेटा, इसको आपको पॉजिटिव वे में समझना, नेगेटिव में नहीं कि आपका कुछ रहता है वो कुछ गया। नहीं नहीं, अरे मैं बटर बना रहा था दूध से, लेकिन बटर से बनाते बनाते बटर के साथ साथ बटर मिल्क भी बन जाता है, इसको हम लोग छाछ कहते हैं बेटा। मेरा कोई बनाने का इंटेंशन थोड़ी था, लेकिन बन गया। आपको भी पता होगा, आज से 10 साल पहले चले जाओ तो बेटा छाछ वेस्ट प्रोडक्ट होता था, लेकिन अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने इस छाछ को बटर मिल्क के नाम से बेचना चालू कर दिया। ये एक्चुअली में वेस्ट है, बटर बनाने के प्रोसेस का ये वेस्ट है,
लेकिन अब ये भी बिकने लगा बेटा। डन। ठीक वैसे ही जब आपने अगर गन्ना वन्ना पिया होगा, गन्ने का जूस, तो गन्ने के जूस में आपने देखा होगा कि बहुत सारा कचरा निकला, उसको मोलासेस कहते हैं बेटा। ठीक, ये सब भी बिक जाता है बेटा मार्केट में। देखो बाय प्रोडक्ट कहते हैं उसको, वो प्रोडक्ट जो मैं बनाना नहीं चाहता लेकिन ऑटोमेटिकली बन रहा है, तो उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्यों पढ़ा है बताऊंगा अभी, यहाँ पे नीचे आएगा बेटा। बाय प्रोडक्ट इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल एक्सपेंसेस। सर एग्जांपल मोलासेस और बटर मिल्क मैं लेके आया था। अब सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके एग्जाम में कैसा बनेगा आप वो देख लो बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके एग्जाम में कैसा बनेगा आप वो देख लो बेटा। अब इसको शुरू करना है बेटा ऐसे, और इसमें 6 कॉलम होंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। पहला वाला पर्टिकुलर का, दूसरा यूनिट का, तीसरा अमाउंट का बेटा। फिर से बेटा 3 बनेंगे, 4, 5 और 6। ये 4, 5, 6 1 2 3 का रेसिप्रोकल है बेटा। डन सर। अगर रेसिप्रोकल है तो आप ऐसे समझे क्वेश्चन शुरुआत कैसे होती है बेटा। वो यूनिट जो आपने अधूरा छोड़ा हुआ था आप उसको यहाँ पे लिखोगे टू ओपनिंग WIP, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में बेटा ये गिवन रहेगा। डन सर। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्लोजिंग WIP, सर ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। हाँ जी सर, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। डन बेटा। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है जो आपको भी मैंने ये बात यहाँ पे करवाई थी, जो मैंने आपको बात यहाँ पे भी करवाई थी, ये 5 बातें, वही 5 बातें बेटा आपको यहाँ पे भी करनी है बेटा। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये डायरेक्टली दिया होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटा। डन। इन सबको यहाँ पे लिखने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ओपनिंग WIP मेरे पास मान लेते हैं 10,000 यूनिट, 1000 यूनिट था। डन। इन सब का खर्चा मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आ गया बेटा क्लोजिंग WIP, मेरे पास अभी भी इसमें बचा है जो मुझे आगे नहीं ले जा सकता बेटा। मान लिया 200 अभी भी बचा है बेटा। ये क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा। ठीक, चलो सर अब आगे देखते हैं बेटा। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अगर आपका कोई बाय प्रोडक्ट बना है, क्योंकि आपको पता है ये सब कॉस्ट को एडिशन कर रहा है सर, इससे तो कॉस्ट बन रहा है। हाँ जी सर, इससे कॉस्ट बन रहा है। क्लोजिंग WIP इधर लिखने से वो कॉस्ट कम हुआ, ठीक है सर कम हुआ। अरे आप ऐसे समझो ना बेटा, मान लिया इन सबको मिला के यहाँ पे आ रहा है 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, सर यहाँ आ गया 6000 बेटा। अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिखा तो 6000 से 1000 लेस होता है, बचा 5000। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कोई बाय प्रोडक्ट बना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाय प्रोडक्ट को या तो वेस्ट बना के हटा दो, या फिर अगर उससे कुछ पैसा निकलता है तो आप उससे अपनी कॉस्ट कम करोगे। मान लेते हैं मेरा जो बाय प्रोडक्ट बना उससे मुझे 1000 रुपए आ ही गए, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट 1000 से कम हो गई। यहाँ पे कितना आ रहा था बेटा 6000, यहाँ आ गया बेटा 2000, तो अब जो पैसा बचा 4000। और अगर यूनिट निकाल पाते हो तो यूनिट यहाँ पे लिख देना अगर क्वेश्चन में गिवन हो। तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेटा। डन। समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो रोको दोबारा सुन लो बेटा। डन। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात बेटा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ बेटा, इस क्वेश्चन को देखना बेटा, इस क्वेश्चन को देखना बेटा। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप ऐसे समझो कि एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी सर आ रहा है, हाँ बेटा पक्का पक्का आ रहा है। देखो सर ओपनिंग WIP कितना यूनिट है 10,000 यूनिट, प्राइस क्या है बेटा 16,000। क्लोजिंग WIP कितना यूनिट 12,000, कितने का बना 20,000 का। आपके पास उन्होंने दिया ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल और परचेजेस, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो कहता हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट 60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। हायर चार्जेस, हायर चार्जेस क्या होता है अरे बोलो, बहुत बढ़िया याद आ गया इसका मतलब। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये वाला निकाल के दे दिया, ये वाला कह रहा है कि आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं कहा कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस इन्होंने 2 पार्ट में बोला कंस्ट्रक्टेड एट 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, आपने जितना यूनिट मैन्युफैक्चर करा उसका 80 पैसा, और 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, 40 पैसा लिया इन्होंने क्लोजिंग WIP का। क्लोजिंग WIP कितना है बेटा 12,000। सर तो फिर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बता दो। सर ये रहा यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये यहाँ पे इन्होंने अलग से निकाल के दिया बेटा। तो यहाँ पे भी आया था 60 पैसा यूनिट मैन्युफैक्चर्ड का, और यहाँ पे 80 पैसा यूनिट मैन्युफैक्चर का कर देंगे। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना बेटा 1,80,000, ये वाला फिगर ऊपर जाना था। चलो सर समझ में आया। अब सर इसके लिए उन्होंने मुझे बनाने के लिए क्या बोला, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चलो सर आओ, अब जो आपने ये बनाया था ये मुझे यहाँ पे बनाना है बेटा, आओ बनाओ मेरे साथ।
लिखो सर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप अगर मेरे साथ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब बनता कैसे, बहुत आसान है, बताया तो था। यहाँ लिखते हैं बेटा हम लोग पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं बेटा रुपीस, यहाँ पे भी बेटा पर्टिकुलर, और यहाँ पे बच्चे रुपीस। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया। अब पक्का पक्का समझ में आया तो सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है? बोलो बच्चे। सर सबसे पहले ना मुझे आपने बताया कि ओपनिंग WIP लिखना है। यस सर बेटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ओपनिंग WIP? हाँ जी सर, WIP दिया हुआ है बेटा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन आपको यूनिट देता है तो आप यूनिट के लिए भी कॉलम बनाएंगे बेटा। इस क्वेश्चन में यूनिट है? हाँ जी सर यूनिट है। तो आप यूनिट के लिए भी कॉलम बनाओ बेटा। यहाँ पे लिख दो बेटा यूनिट, यहाँ पे लिख दो बेटा यूनिट। लिख दिया सर यूनिट। देखो सर बेटा, अब अच्छे मेरे साथ देखना बेटा। सबसे पहले इन्होंने आपको ओपनिंग WIP दिया है क्या? हाँ जी सर दिया। तो बेटा यहाँ पे लिखो 2 ओपनिंग WIP। कितना दिया हुआ है दोस्त? सर ओपनिंग WIP दिया हुआ है 10,000 यूनिट का 16,000। मैं टिक कर लेता हूँ बेटा जो मेरा होता जा रहा है। 16,000, 10,000 यूनिट का 16,000, 10,000 यूनिट, और उसकी कॉस्ट आई बेटा 16,000। डन सर। सर उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा? उसके बाद दिया हुआ बेटा क्लोजिंग WIP। कितना? 12,000 यूनिट का 20,000 रुपए। यहाँ पे लिख देते हैं बेटा बाय क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट का, कॉस्ट है 20,000 रुपए। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है। सर उसके बाद यहाँ पे देखना ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी सर याद आ गया। क्या याद आ गया सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम। वेरी गुड बेटा। लिखो 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बहुत बढ़िया बेटा। सही। कैसे निकलता है बताया तो था। ओपनिंग WIP प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग कितना है सर? बोलो। ओपनिंग है सर 170, परचेजेस 820 माइनस 190 क्लोजिंग है बेटा। ये तीनों मैंने टिक कर दिया। आ जाओ सर। अब यहाँ पे लिख लो बेटा 170 प्लस 820 माइनस 190। बताओ सर इन तीनों को ऐड लेस करके आंसर बताओ कितना आएगा? बोलो सर बोलो। सर ये आ रहा है 8 लाख रुपए। डन बेटा। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे देखो। सर उसके बाद लिखा है हायर चार्जेस। 1 मिनट बेटा, आप ना देखो अपने अगर स्टेटमेंट पे रहोगे तो गलती नहीं होगी। आपने ओपनिंग WIP लिख दिया, बहुत बढ़िया। आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा उसके बाद आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखा क्या? सर क्वेश्चन में था। अरे देखो ना, होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी सर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है। तो बेटा यहाँ पे लिखो 2 डायरेक्ट वेजेस, 2 डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। डन है सर। सर लेकिन इन्होंने ना इसको यहाँ पे निकलवाना सिखाया। कैसे सिखाया बेटा निकलवाना? बोला है क्या 80 पैसा यूनिट मैन्युफैक्चर। मैंने क्या बोला? कितना यूनिट आपने मैन्युफैक्चर किया? 5,000। तो 80 पैसे को 5 लाख से मल्टीप्लाई करो। 5,000 नहीं बेटा 5 लाख से। 0.80 मल्टीप्लाई 5 लाख। एक तो ये हो गया। प्लस इसमें अगला क्या प्लस करना था सर? 40 पैसा पर क्लोजिंग WIP प्लस 0.040 मल्टीप्लाई क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP बेटा कितना है? 12,000 यूनिट बेटा। इसको मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का मुझे बताओ ऐड करके कितना आ रहा है बेटा? ये आ जाएगा 4 लाख।
और ये आ गया 12×48 से 4 लाख 4,04,880। बेटा ये आ रहा है 4,04,800। बोलो सर समझ में आया या नहीं आया? सर अभी तक मैं 3 चीज़ें लिख चुका हूँ बेटा, अगर 3 चीज़ें लिख चुके हो तो अगला देखना बेटा। सर मैं यहाँ पे टिक भी कर देता हूँ, मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद सर आपने ये डायरेक्ट वेजेस भी लिखवा दिए बेटा, ठीक है मैंने डायरेक्ट वेजेस भी लिख दिया। अब देखो क्या है इसमें अगला, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कोई है? हाँ सर आपने बताया था डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है बेटा, मैंने आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या बताया था, रॉयल्टी और हायर चार्जेस। अब क्वेश्चन में देखो क्या कोई ऐसी चीज़ है रॉयल्टी और हायर चार्जेस? यस सर, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री भी है और हायर चार्जेस ऑफ मशीन भी है। सर एक मिनट आप तो मुझे समझा दो सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? सोचो और मुझे दिमाग लगा के बताओ। सर यहाँ पे हायर चार्जेस ऑफ मशीन है और यहाँ पे हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है, आप बताओ दोनों में से कौन सा आएगा? किसकी बात कर रहे हो बेटा? मैं बात कर रहा हूँ टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की। बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सा वाला हायर चार्जेस आएगा? दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओगे तो बता दोगे। बोलो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर कौन सा आ रहा है? सर वो जो डायरेक्टली यूज हो रहा है। डायरेक्टली कौन यूज हो रहा है? मशीन या फैक्ट्री का शेड? सर मशीन डायरेक्टली यूज हो रही है। वेरी गुड बेटा, तो इसका मतलब 60 पर यूनिट 5 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सर ये तो गलती करा सकता है एग्जाम में? नहीं बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं होगी। मल्टीप्लाई 5 लाख। बोलो सर समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 3 लाख आ गया, यहाँ पे आ गया बेटा 3 लाख। बोलो समझ में आया? वेरी गुड बेटा। तो सर इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब सर दिखाओ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या था? सर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में था, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में था एक तो हाई चार्जेस आ जाएगा फैक्ट्री का 2,20,000, लिख दो बेटा 2,20,000 इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। और भी कोई खर्चा है क्या? सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 1,80,000। एक मिनट सर, आपको कैसे पता चला कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री की मशीन का है? ये तो शोरूम का भी हो सकता है, हो सकता होगा, मैं मना नहीं कर रहा। वेरी गुड, हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है और वो मुझे बनाने के लिए बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो मैं ये मान लूंगा, मैं ये मान लूंगा कि ये किसका है बेटा, ये किसका है? हाँ मशीन का बेटा, कह रहा मशीन का। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे लिख दो बेटा 1,80,000। डन बेटा। और इसका टोटल लगाओ बेटा, इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा? 1,80,000, ये 3 लाख 4 लाख बेटा, ये आ गया 4 लाख। वेरी गुड बेटा। अब अगर आ गया तो बेटा पूरा क्वेश्चन हो गया मेरा। मैं इसका इधर का टोटल लगाता हूँ। बताओ बेटा इधर का टोटल कितना आ रहा? 8 4 12, 12 3 15, 15 4 17, 17,20,800। नहीं 17 कैसे हो गया? 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19,20,800 बेटा, याद है 19,20,800। डन बेटा। इसमें से कितना कम हो रहा है बेटा? 20,000 रुपये कम हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? 19। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना चला जाएगा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट बेटा कितना चला जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। बैलेंसिंग फिगर है बेटा ये 19,08,000। अच्छा लेकिन तुमने ना वहाँ पे बता दिया था कि कितना यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ, कितना? 5 लाख यूनिट। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 लाख। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर। सर ये तो आसान है। हाँ बेटा बहुत आसान है। एग्ज़ाम में ना ये थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है, एग्ज़ाम में थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है जब जब आपको इसके साथ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल देता है, इसीलिए। चलो सर अभी यहाँ तक नोट करो। इस वाले वीडियो को ना बेटा मैं पार्ट 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा लाइव सेशन शायद ठीक हो गया है, तो मैं एक बार उसका ट्रायल कर लेता हूँ। अगर वो हो जाएगा तो सेकंड पार्ट मैं वहाँ पे करा दूंगा, लेकिन अगर नहीं सही होगा तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके आपको भी अवेलेबल करा दूंगा। अभी ये वाला वीडियो आपको शार्प 8 o'clock अवेलेबल हो रहा है बेटा, ठीक। चलो सर, बाय बाय बेटा।